नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोदी अब मेहरबान होंगे, मोदी अब पहलवान होंगे, मोदी अब किस किस व्यापारी के कद्रदान होंगे। ये तीन सवाल हैं। पहले खबर, फिर नरम, और अब अगला कदम क्या होगा। इस समय बिहार चुनाव चल रहा है और बिहार चुनाव से पहले लगातार बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और उन खबरों से चुनावी समीकरण बिगड़ता है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि किसी भी कीमत पर ऐसा कोई काम न किया जाए कि कुछ अलग हटके हो जाए। तो पहले मेहरबानी, फिर कड़ी कार्रवाई, एक बार फिर फंसता दिख रहा है देश का एक चर्चित परिवार। कौन है वो परिवार, क्या है परेशानी, क्या है बड़ी मुसीबत, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। सीधे संतोष पाठक जी के पास पहुंचेंगे। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए। अंबानी परिवार पर मुसीबत क्यों? कई तरह की खबरें लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें अंबानी परिवार के छोटे भाई के बारे में कई तरह की खबरें आई होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे आगे की खबर लेकर आया हूं, क्योंकि कई चीजें दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को धमकी दी कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, 50% टैरिफ लगा दिया, उसके बाद रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आई। सबसे पहले हालात का असली मूल्यांकन जो किया, वो मुकेश अंबानी ने किया। उनकी व्यापारिक सूझबूझ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और हम तो बहुत छोटे आदमी हैं उनकी व्यापारिक सूझबूझ पर सवाल उठाने वाले। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का बयान आया। बयान की शब्दावली तो कुछ और थी, डिप्लोमेटिक भाषा होती है, लेकिन उसका लबो-लुआब यही था कि रिलायंस जो रूस से तेल खरीद रहा है, उस तेल खरीद में वो कटौती करने जा रहा है। खुलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी की कंपनी ने बता दिया। अब नरेंद्र मोदी साहब के पास चेहरा दिखाने तक का मौका नहीं बचा। भाई ढके छुपे कर लेते, वैसे इनको ढके छुपे करने की बहुत सारी काम करने की आदत है। उसके बाद फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को भी बयान जारी करना पड़ा, सरकारी कंपनी को, कि भैया हम भी कम कर रहे हैं। फिर भारत पेट्रोलियम को भी बयान जारी करना पड़ा कि नहीं, हम भी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। शुरुआत किसने की? उससे पहले लगातार भारत सरकार गुप्त रूप से तेल खरीद को कम कर रही थी, लेकिन ऑफिशियली कभी नहीं बताया। जब-जब ये बात उठती थी तो ये कहा जाता था, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आगे कर दिया जाता था कि भाई हम अपने हितों के हिसाब से फैसला करेंगे। अब इस देश का एक आम आदमी भी बता सकता है, एग्जैक्ट आंकड़े में नहीं, सिर्फ नंबर में थोड़ा-सा बता देता हूँ मैं, कि आपको कोई तेल जो है, या कोई भी सामान आपको ₹55 का मिल रहा है और आप किसी दूसरे के पास चले जाते हैं ₹65 का खरीदने, तो इसमें कौन से हितों की रक्षा होती है महँगा सामान खरीदने में, ये तो आम आदमी ही बता सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि खबर कुछ और है। फिर एक दूसरी चीज़ भी समझनी होगी। हमें ये जो पूरा जो मामला है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा पहले जाना होगा। सरकार आई 2014 में, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2012 से ही शुरुआत कर दी। 2012 जब किसी को नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। लालकृष्ण आडवाणी पूरी तरह से साइड नहीं हुए थे। लेकिन 2012 में ही अपने एक करीबी आदमी को उन्होंने वाराणसी भेज दिया था शिव जी। बड़ी खबर बता रहा हूँ। और वाराणसी के सांसद उस समय कौन हुआ करते थे? जो अपने साथ जो अपने साथ तिरंगा यात्रा में नरेंद्र मोदी को संयोजक बनाकर श्रीनगर के लाल चौक तक ले गए थे। मुरली मनोहर जोशी सांसद हुआ करते थे, और 2012 में ही नरेंद्र मोदी ने अपने आदमी को भेज दिया था कि जाके देखो, मैं 14 में वहां से लड़ना चाहता हूं। इतनी दूर की प्लानिंग होती है। फिर उस समय आपने देखा होगा कि फेसबुक हो या ट्विटर हो, अब तो वो एक्स हो गया है, उस समय ट्विटर हुआ करता था।
उन सब पर नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन शुरू हो गया था। आप जहां भी जाए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, सर्वे एजेंसी पे, हर जगह मोदी 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 की बात सुनाई दे रही थी। आपको क्या लगता था कि वो अकारण था? कोई तो उसके पीछे था। आज जो प्रशांत किशोर जो अलग होकर बिहार में एक नई तरह की अलग जगा रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के उस अभियान का हिस्सा। फिर ये हुआ कि एक बड़े टीवी समूह को बड़े वाले भाई साहब ने, यानी अंबानी साहब ने खरीदा। मुकेश अंबानी ने खरीदा एक बड़े टीवी समूह को, और उस बड़े टीवी समूह को खरीदने के बाद फिर वो इस देश का रीजनल चैनल का जो सबसे बड़ा नेटवर्क था रामोजी राव का ईटीवी वाला, जिसमें हमने भी मेरी जो पहली शुरुआती नौकरी थी वो उसी ईटीवी नेटवर्क के दिल्ली ब्यूरो में थी। उसको खरीद के चैनलों का जाल बिछाया। लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो दिक्कत हो रही थी, कहीं न कहीं कुछ तो समस्या हो रही थी। उसके बाद वर्किंग स्टाइल थोड़ा-सा बदलने लग गया। रामोजी राव साहब के टाइम में बड़े-बड़े मंत्रियों की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि किसी रिपोर्टर की शिकायत वो सीधे रामोजी राव को फ़ोन मिलाकर करें। लेकिन मोदी सरकार के बाद कई मंत्रियों के बारे में ये कहा जाता था कि वो बीट रिपोर्टर की शिकायत सीधे मुकेश अंबानी को करते थे, जबकि मुकेश अंबानी कभी चैनल के ऑफिस में गए भी नहीं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो खटास हुई कि मोदी साहब ने गौतम अडानी को आगे लगा दिया कि भैया जाओ चैनल खरीदो। और गौतम अडानी साहब की सबसे पहले नज़र किस पे गई? जो नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी वाले चैनल थे, यानी प्रणव राय के चैनल एनडीटीवी पर। एनडीटीवी खरीदा गया। लेकिन एनडीटीवी की टीम, एनडीटीवी में कई तरह की दिक्कतें, फंक्शनिंग स्टाइल, वर्किंग स्टाइल, तो फिर ये निकाला गया कि भाई कोई एजेंसी खरीदी जाए। अब एजेंसी एएनआई थी, बिकने को तैयार नहीं थी। पीटीआई जो है वो ट्रस्ट के तौर पर काम करती है। तो तीसरी एजेंसी इनके सामने आई आईएनएस। मैं भी उस समय नौकरी करता था उसमें। तो फिर उन्होंने आईएनएस खरीदी। अब कई तरह की अन्य एजेंसियों के खरीदने की बात आ रही है, कुछ अखबारों के समूह की बात आ रही है, कुछ मीडिया के समूह की बात आ रही है। तो अडानी साहब मीडिया के फील्ड में अपनी दखल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक खबर आती है पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष अमेरिका की धरती पर जाकर क्या कहते हैं जनरल मुनीर, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम लेकर मुकेश अंबानी का नाम लेकर धमकाते हुए नजर आते हैं। अमेरिकी प्रतिष्ठानों से कई तरह की खबर आती है मुकेश अंबानी को लेकर, और ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कई तरह के प्रेशर डाले जा रहे हैं। हालांकि ये भी एक सच्चाई है शिव जी। ये भी एक सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गौतम अडानी को जो सिस्टम होता है, सरकारी सिस्टम, उस सिस्टम में गौतम अडानी को बढ़त हासिल हुई, मुकेश अंबानी पीछे हटते हुए नजर आए या पिछड़ते हुए नजर आए। ये भी एक समय था कि चाहे वो मुकेश अंबानी हो या अनिल अंबानी हो, वित्त मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, लगातार उनके टच में रहते थे। टच में तो आज भी रहते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी उस तरह की मुलाकात बड़े भाई की यानी मुकेश अंबानी की हो नहीं पाती। इस बीच में कुछ साल पहले खबर आती है राफेल, राफेल घोटाला राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। कुछ साल पहले खबर आती है कि सरकारी कंपनी एचएएल को छोड़कर फ्रांस की कंपनी राफेल बनाने वाली कंपनी को मजबूर किया गया कि वो अनिल अंबानी की कंपनी जो डिफेंस की कंपनी है उसको अपना पार्टनर बनाए, एक तरह से अपने सिस्टम में डाले, जबकि अनिल अंबानी की कंपनी को रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करने का कोई भी अनुभव नहीं था। राहुल गांधी ने उस समय एक बड़ा मुद्दा बनाया था। वो बाकायदा एचएएल के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों से मिलने गए थे, लेकिन अब तक कुछ उस मामले में हो नहीं पाया। और अब पिछले 2 दिनों में, ध्यान से देखिएगा शिव जी, पिछले 2 दिनों में अंबानी परिवार पर किस तरह की आफत आ रही है, मुकेश अंबानी के खिलाफ किस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, वो मैंने सारी चीजें बता दी। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का कुछ दिन पहले जन्मदिन था, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद 1 नवंबर को उनका जन्मदिन था, जो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने मनाया। और 3 नवंबर को छोटे भाई पर आफत टूट पड़ी। 3 नवंबर यानी कल। और कैसे-कैसे छोटे भाई पे आफत टूट पड़ी। आप देखिए पहले क्या खबर आती है, बाद में क्या खबर आती है, किस तरह से चीजें निकल कर सामने आती है। पहले खबर आती है कि 3 नवंबर को सुबह ईडी ने
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की चहेती जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी के ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया। इसमें अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी है और अटैच की गई कुल प्रॉपर्टी की जो कुल वैल्यू थी वो 3084 करोड़ रुपए थी। लेकिन शाम होते होते एक और खबर निकलकर सामने आ जाती है कि अनिल अंबानी की जो 132 एकड़ जमीन है रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई, यह धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी यानी DAKC नवी मुंबई में है। इस 132 एकड़ जमीन को भी ईडी ने अटैच कर लिया है, जिसकी वैल्यू 4462.81 करोड़ रुपए है। यानी कुल मिलाकर 3 नवंबर को अनिल अंबानी की जो कंपनी है, जो उनकी रिलायंस की अलग-अलग कंपनियां हैं, उनके घर सहित उनके पिताजी के नाम से बनने वाले यानी धीरू भाई अंबानी के नाम से बनने वाले नॉलेज सिटी सहित 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया है। अब कुछ साल पहले जिन छोटे अंबानी पर मेहरबानी दिखाई जा रही थी राफेल के डील में शामिल करके उनको, सरकारी कंपनी को बाहर करके और अनिल अंबानी की कंपनी को उसमें शामिल करके, जिनको डिफेंस प्रोडक्शन का कोई अनुभव नहीं था, तो कुछ ही सालों में ये पूरा का पूरा मामला कैसे बदल गया कि अनिल अंबानी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई। अनिल अंबानी कोई उस समय दोष मुक्त तो नहीं थे। जो ये गलतियां, जो ये आरोप उन पर लगाए गए, क्या ये आरोप नए हैं? पूरा मामला जरा देख लीजिए कि प्रॉपर्टी अटैच करने का यह आदेश 31 अक्टूबर 2025 को पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत जारी किया गया था और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2002 में बना था। 2002 में, बाद में इसमें कई तरह के संशोधन किए गए और फिर ये पूरा आंकड़ा है कि कब क्या गड़बड़ी की, कब किस तरह से गड़बड़ी की। और ये जो अटैच की गई प्रॉपर्टी है, ये दिल्ली में है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है, मुंबई में है, पुणे में है, ठाणे में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, कांचीपुरम में है और ईस्ट गोदावरी जैसे शहरों में है। और इसमें घर, जैसे कि मैंने कहा कि अनिल अंबानी के घर को भी अटैच कर लिया गया, तो रेजिडेंशियल यूनिट्स है, ऑफिस का स्पेस है, लैंड पार्सल शामिल है। इन तमाम चीजों को अटैच कर लिया गया। तो अब सवाल वही है कि कुछ साल पहले मेहरबानी और कुछ साल में ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि क्या कोई मानेगा कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई बिना ऊपर के निर्देश लिए बिना की होगी या बिना ऊपर से सहमति लिए बिना की होगी? क्योंकि सब जानते हैं कि कुछ साल पहले जब अनिल अंबानी के जेल जाने की नौबत आई, तो जो वित्तीय मदद थी, मुकेश अंबानी ने वित्तीय मदद करके उनको जेल जाने से बचाया। तो भले ही दोनों भाई अलग-अलग रह रहे हो, भले ही दोनों भाई में लड़ाई हुई हो, लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की जब शादी हुई थी, तो उसमें अनिल अंबानी परिवार के सहित गए। तो खटास दोनों भाई में कम होती जा रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निशाना कहीं और बनाया जा रहा है और इशारा किसी और को दिया जा रहा है? कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी शिव जी कि मोदी साहब अडानी को बचाने में लगे रहे और अंबानी के चैनल ने खेला कर दिया। अंबानी के चैनल ने बता दिया कि आरबीआई को सोना बेचना पड़ रहा है। अंबानी के चैनल ने बता दिया कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती जा रही है। तो ये कॉर्पोरेट वॉर है या पॉलिटिकल वॉर है या जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर काम कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे दर्शकों को जरूर देना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब शिव कुमार मिश्रा या संतोष पाठक नहीं दे सकते। जांच एजेंसी का मामला होता है, बड़ा मामला होता है, लेकिन कुछ सवाल जो है वो बिना जवाब दिए ही बहुत कुछ कहते हुए नजर आ जाते हैं। हमारे दर्शकों को कम कहे को ज्यादा समझना चाहिए। जब विदाई की बेला आती है ना, तो आदमी चाहता है कि जल्द से जल्द सारे मामले सेटल कर दिए जाए। इस देश में कई बार हमने देखा है कि जब चुनाव हारने की संभावना पैदा होती है ना, तो जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो तुरंत कार्यालय पहुंचते हैं और एक-एक करके सारी फाइलें निपटाना शुरू कर देते हैं और जिस फाइल को नहीं निपटा पाते हैं, उसको फाड़-फूड़ के एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। इस देश के राजनीति ने कई बार इस तरह का वाकया देखा है। तो संतोष जी, ये कहीं अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि मैं देखता हूं कि जब सरकार चुनाव होते हैं तो अक्सर सुनने में आता है कई ऑफिसों में आग लग गई। जब लगता है सरकार परिवर्तित होगी, अक्सर खबरें आती है, ये कोई नई खबरें नहीं है। व्यापारियों की जांच चल रही है और एक जगह जांच की रिपोर्ट सामने आ रही है
कहा जा रहा है कि 33,000 दे दिए, 33,000 करोड़ दे दिए। कहा जा रहा है कि आरबीआई का सोना बिक गया। वहां कोई जांच नहीं होगी, वहां किसी की तलबी नहीं होगी। और एक काम करते हुए व्यक्ति को, जिसने सरकार के लिए सब कुछ किया और अंतिम दौर में उसका सब कुछ नेस्तनाबूद हुआ जा रहा है, सब बर्बाद हो जा रहा है सामने देखते देखते। तो ये दो तरफा गेम क्यों? एक ही व्यापारी के लिए सब कुछ क्यों? देखिए यही तो सवाल है कि एक ही व्यापारी के लिए सब कुछ क्यों? और यही इसी उस सवाल के पीछे गुत्थी सुलझी हुई है कि अचानक सरकार बदलती है और जो व्यापारी इस देश के सबसे बड़े अमीर माने जाते हैं, वो पिछड़ते हुए नज़र आते हैं। सरकारी ठेकों में, सरकारी टेंडर में, सरकारी योजनाओं में। अचानक एक व्यापारी को एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, बंदरगाह से लेकर तेल और पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ों में शामिल कर लिया जाता है। एयरपोर्ट बनाती सरकार है, लेकिन संचालन के नाम पर प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाता है। कई तरह की कई जगह दिक्कतें आती हैं एक बड़े बिज़नेस समूह को और उसमें से कई टेंडर, कई ठेके, कई मामले, कई प्रोजेक्ट जो है, वो दूसरी वाली कंपनी के हाथ में चले जाते हैं। ये सब अकारण तो नहीं होता। ये सब अकारण तो नहीं होता। और वैसे भी जब प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाकर श्रीलंका में तो बाकायदा कह दिया वहाँ के नेता ने, केन्या में भी वहाँ के नेता ने कह दिया, ऑस्ट्रेलिया में भी ये बड़ा मुद्दा बना। तो जब प्रधानमंत्री अपने साथ एक खास व्यापारी को ले जाकर उनके लिए लॉबिंग करते हुए नज़र आते हैं, ये बड़े गंभीर आरोप लगे थे क्योंकि कई देशों के नेताओं ने ऐसा खुलासा किया। अमेरिका में भी राष्ट्रपति लॉबिंग करते हैं शिव जी, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति एक तरह से व्यापारी भी होते हैं। ज़्यादातर राष्ट्रपति व्यापारी होते हैं, उनकी अपनी कंपनियाँ होती हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपने बेटे-बेटियों को वो कंपनी सौंप देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि अमेरिका की विदेश नीति, रक्षा नीति को वहाँ के व्यापारिक समूह हैंडल करते हैं, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति अगर व्यापारिक डील करते हुए नज़र आए, अगर कॉर्पोरेट को लेकर लॉबिंग करते हुए नज़र आए, तो एक पल के लिए उसको क्षम्य माना जा सकता है। लेकिन भारत में बिज़नेसमैन सरकार नहीं चलाते हैं। भारत में सरकारी कंपनियों का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है और ये भारत सरकार की ज़िम्मेदारी है, ये इस देश की प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सरकारी कंपनियों का हित देखे, सार्वजनिक कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे, प्राइवेट सेक्टर की तरफ बाद में जाए। लेकिन अगर देश का सर्वोच्च नेता ही प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, बल्कि एक खास व्यक्ति के लिए लॉबिंग करता हुआ नज़र आता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है। और दर्शक हमारे बहुत अच्छी तरह से बखूबी समझते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये मामला थोड़ा-सा उलझाऊ है, लेकिन कई बार आपको इन मामलों को आपके सामने लाना पड़ता है और मैं बड़े सीधे से कहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो ना चले। कई बार ऐसा होता है कि लोग इस गंभीर मुद्दों को इस तरह के गंभीर मुद्दों को देख नहीं पाते। तो मैं तो सीधा-सा कहता हूँ कि भैया हम मुजरा करने तो नहीं आए हैं, हम तो सच बताने आए हैं, सही बात बताने आए हैं। आपकी समझ में आए तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप 2-4 10 लोगों तक वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। अगर आपकी समझ में नहीं आता, आप इसको फॉरवर्ड नहीं करते, तो हमें लगता है कि चलो नेकी कर दरिया में डाल, हमें तो अपने पत्रकारिता का धर्म निभाना है। क्योंकि कुछ सवाल इतिहास पूछते हैं और जब इतिहास पूछेगा तो इस तरह के सवाल उठेंगे कि नहीं, जब सारी की सारी मीडिया लेट गई थी, उस समय कुछ लोग तो थे जो इस तरह के सवाल उठाते हुए नज़र आ रहे थे। मुझे अनिल अंबानी से कोई सहानुभूति नहीं है, मुकेश अंबानी से कोई सहानुभूति नहीं है, गौतम अडानी से भी कोई सहानुभूति नहीं है। जिसने गलत किया उन्हें कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो पिछले कई सालों से उन पर आरोप लग रहे थे, तो कुछ साल पहले अचानक मेहरबानी क्यों? डिफेंस डील में शामिल क्यों किया गया? और अचानक कुछ सालों बाद ऐसा क्या हो गया कि इतनी तेजी से ईडी कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है? इतनी तेजी से कार्रवाई करनी है तो सब पे कीजिए ना। अमेरिकी अदालत ने तो समन भेजा हुआ है। अभी तक वो समन कई बार वो खबर निकल कर आई कि गौतम अडानी तक को डिलीवर तक नहीं किया गया, पहुँचाया तक नहीं गया है। भैया कार्रवाई करनी है तो सब पे कार्रवाई कीजिए ना, आपके लिए तो सारे बिज़नेसमैन समान होने चाहिए। चलिए, इस खबर में हम अभी यहीं विराम देंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमें अडानी से भी बैर नहीं है, हमें अंबानी से भी बैर नहीं है, हमें उनसे दोस्ती भी नहीं है, हमें उनसे नफरत भी नहीं है। लेकिन एक अगर चीज़ मैं खबरें, थोड़ा-सा करेक्शन करना चाहूँगा शिव जी, थोड़ा-सा करेक्शन करना चाहूँगा जो मैंने कहा कि ईटीवी बाद में खरीदा था।
ये ऐसा नहीं था। जब उन्होंने मुकेश अंबानी साहब ने जब नेटवर्क 18 का अधिग्रहण किया, उस समय नेटवर्क 18 के पास सीएनएन आईबीएन अंग्रेजी चैनल हुआ करता था, आईबीएन 7 हिंदी चैनल हुआ करता था, सीएनबीसी टीवी 18 और सीएनबीसी आवाज बिजनेस चैनल हुआ करता था, और इसी के साथ वो ईटीवी न्यूज नेटवर्क में जो रीजनल भाषाओं में जितने चैनल थे, वो सब भी नेटवर्क 18 चलाता था। और ये सब एक साथ 2014 में मुकेश अंबानी साहब ने खरीद लिया था, मुकेश अंबानी साहब ने ले लिया था। तो ये लड़ाई मीडिया पर, ये लड़ाई जो है, जो परसेप्शन बनाने की जो लड़ाई होती है ना, एक छवि गढ़ने की जो लड़ाई होती है ना, आप देखिए कनपटी और कट्टे का बयान दे दिया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन किसी ने भी इसके नेगेटिव कोई खबर चलाई कि हाँ भाई ये बयान दिया। अगर सोचिए यही बयान लालू यादव ने दिया होता, अगर यही बयान तेजस्वी यादव ने दिया होता, अगर यही बयान राहुल गांधी ने दिया होता, तो मीडिया खाल उधेड़ देता उनकी। लेकिन मोदी हाहाकार साहब मच की जाता। नहीं उधेड़ पा रहा है, क्योंकि ये परसेप्शन की लड़ाई में मीडिया पर कब्जा करके रखा हुआ है इन लोगों ने। हाहाकार मच जाता अगर इनमें से किसी ने बयान दिया होता। तो फिलहाल इस खबर में हम इतना ही। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। संतोष पाठक जी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। तमाम दर्शकों से अपील कि कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि कुछ साल पहले मेहरबानी और अब इतनी सख्त कार्रवाई, अंबानी परिवार से कौन नाराज है भाई। तो इस वीडियो में इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।